हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य में। आइए आज हम पढ़ते हैं आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल के अंतर्गत आने वाले प्रेमाख्यान काव्य मधुमालती के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। मधुमालती हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे मीर सैयद मंजन सत्तारी राजगिरी ने 1545 ईस्वी 952 हिजरी में अवधी भाषा में रचित किया। यह काव्य सूफी दर्शन और प्रेम की आध्यात्मिक व्याख्या का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मधुमालती जो है सूफी प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है। मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में की। याद रखना, मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 में अवधी भाषा में की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंजन कवि का पूरा नाम मीर सैयद मंजन सत्तारी राजगिरी है। याद रखना, मंजन कवि का पूरा नाम मीर सैयद मंजन सत्तारी राजगिरी है। आगे हम देखते हैं। मीर सैयद मंजन सत्तारी राजगिरी द्वारा 1545 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित मधुमालती एक सूफी प्रेमाख्यान काव्य है, जो मनोहर और मधुमालती की प्रेम कहानी के माध्यम से प्रेम, आत्मज्ञान और ईश्वरीय मिलन के सूफी दर्शन को प्रस्तुत करता है। यह कथा श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और सुखांत है। मंजन जाति के मुसलमान थे। मधुमालती का रचनाकार 1545 ईस्वी है। मंजन ऐतिहासिक व्यक्ति खिज्र खां नोना के कृपा पात्र जान पड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंजन कवि खिज्र खां नोना के कृपा पात्र जान पड़ते हैं, अर्थात यह खिज्र खां नोना के दरबारी कवि थे। आगे हम देखते हैं। मधुमालती काव्य में कनकगिरी नगर के राजकुमार मनोहर और महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। याद रखना, मधुमालती काव्य में कनकगिरी नगर के राजकुमार मनोहर और महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। मधुमालती में राजकुमारी मधुमालती और राजकुमार मनोहर की प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही इसमें प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कहानी का भी वर्णन है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजकुमार मनोहर की। यह कनकगिरी नगर कनेसन नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है। यह महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय की पुत्री मधुमालती से प्रेम करता है और प्रेमा को अपनी बहन मानता है। यहाँ याद रखना, जो मनोहर है यह कनकगिरी नगर के राजा माने कनेसन नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है, और यह क्या करता है, महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय की पुत्री मधुमालती से प्रेम करता है और प्रेमा को अपनी बहन मानता है। अब हम बात करें मधुमालती के विषय में। यह महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय और उनकी रानी रूपमंजरी की पुत्री है। याद रखना, मधुमालती के पिता का नाम विक्रम राय और माता का नाम रूपमंजरी होता है। मधुमालती कनकगिरी के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर से प्रेम करती है और प्रेमा की सहेली है एवं ताराचंद को अपना भाई मानती है। आगे हम देखेंगे। अब बात करें प्रेमा की। यह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री है। याद रखना, प्रेमा कौन है, प्रेमा चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री है, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। अच्छा, इस प्रेमा को जो है राक्षस उठा करके लाया, तो मनोहर ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा मनोहर को अपना भाई मानती थी और ताराचंद से प्रेम करती है। यहाँ याद रखना, देखो 4 लोग महत्वपूर्ण हैं। एक तो है मधुमालती, ठीक है, और एक है मनोहर। मधुमालती और मनोहर ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और एक है प्रेमा और ताराचंद, ये आपस में प्रेम करते हैं। अब यहाँ जो है मधुमालती है उसकी सहेली है प्रेमा, लेकिन मधुमालती ताराचंद को अपना भाई मानती है, क्योंकि ताराचंद ही लास्ट में मधुमालती और मनोहर को मिलाता है। और अब हम बात करें मनोहर की, तो मनोहर ने प्रेमा को राक्षस से बचाया था।
किसने? मनोहर ने। इसलिए मनोहर को प्रेमा अपना भाई मानती है और ताराचंद से प्यार करती है। अब हम आगे देखेंगे। यह एक सुखांत प्रेमाख्यान है जिसमें प्रेमी प्रेमिका को विभिन्न कठिनाइयों, पीड़ा, रोमांच से गुजरने के बाद अंत में मिलन प्राप्त होता है। कहानी में प्रेम, ज्ञान और योग के तत्व समाहित हैं जो सूफी दर्शन के अनुरूप प्रेम को आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन का प्रतीक बताते हैं। आगे हम देखें। कविता में श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना गया है और इसका वर्णन अत्यंत भावपूर्ण और प्रसाद गुण युक्त शैली में किया गया है। मंझन ने इस काव्य की रचना सलीम शाह सूर के शासनकाल में शुरू की थी। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कवि मंझन थे, इन्होंने सलीम शाह सूर के शासनकाल में इसकी रचना की, सलीम शाह सूर के समय में। ठीक है, 1545 ईस्वी में अपने पिता शेर शाह सूर की मृत्यु के बाद ये सुल्तान बना था। कौन? सलीम शाह सूर। मंझन सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के शिष्य थे जिनका प्रभाव बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे सम्राटों पर भी था। तो मंझन किसके शिष्य थे? मंझन जो है सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के शिष्य थे। ठीक है, और ये मोहम्मद गौस का प्रभाव बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे सम्राटों पर भी था। आगे हम बात करें। कवि ने अपने गुरु सलीम शाह सूर और खिज्र खां का गुणगान काव्य में किया है जिससे उनके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ स्पष्ट होते हैं। आगे हम देखते हैं। मधुमालती अवधी बोली में लिखी गई है जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। मंझन की कविता में प्रसाद गुण, सहजता और सरलता प्रमुख है जो इसे पाठकों के लिए आकर्षक और हृदय स्पर्शी बनाता है। काव्य में प्रेम, विरह, मिलन के भावों का चित्रण अत्यंत मार्मिक है। यहाँ आप ये याद रखेंगे मधुमालती की भाषा कैसी थी? अवधी बोली में ये लिखी गई थी। और मंझन की जो ये कविता है इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं। मंझन की मधुमालती के अतिरिक्त चतुर्भुज दास द्वारा रचित एक अन्य मधुमालती कथा भी है जिसमें मनोहर और मालती की कहानी भिन्न कथानक और पात्रों के साथ प्रस्तुत की गई है। यह संभवतः एक काल्पनिक उपाख्यान है जो मंझन की रचना से अलग है। तो कवि मंझन ने मधुमालती की रचना की। एक मिनट हम देखेंगे दोबारा। कवि मंझन ने मधुमालती की रचना की। इसके साथ साथ एक चतुर्भुज दास के कवि भी रहे, उनके द्वारा भी मधुमालती कथा की रचना की गई है। आगे हम देखते हैं। मधुमालती हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। यह काव्य भारतीय इस्लामिक परंपरा और हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मधुमालती हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मधुमालती हिंदी साहित्य में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। आगे हम देखते हैं। मनोहर अपने स्वप्न की कन्या को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। क्या होता है, जो मधुमालती के नायक हैं मनोहर, उनको रात में एक सपना आता है और सपने में वह मधुमालती को देखते हैं। तो जब उनकी आंख खुलती है तो वह मधुमालती को ढूंढने के लिए जो है, कन्या को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक योगी मिलता है जो उन्हें मधुमालती के बारे में बताता है और मार्गदर्शन करता है। मनोहर महारस नगर पहुंचते हैं और मधुमालती के बगीचे में उसकी एक झलक पाते हैं। याद रखना, मनोहर जो है मधुमालती से कहाँ मिलते हैं? महारस नगर में एक बगीचे में मिलते हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं और प्रेम का जन्म होता है। यह प्रथम दर्शन सूफी मत के में इसके हकीकी माने दिव्य प्रेम का प्रतीक होता है। मधुमालती भी मनोहर के प्रेम में पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पत्र भेजते हैं
और उनकी मुलाकातें गुप्त रूप से होने लगती हैं। तो क्या होता है, मिलने के बाद मधुमालती भी जो है मनोहर से प्रेम करने लगती हैं, दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता है। आगे हम देखते हैं, मधुमालती की सखी ताराचंद और मनोहर का मित्र कमाल उनके प्रेम में सहायक बनते हैं। प्रेम के ये क्षण काव्य में श्रृंगार रस और विरह के भावों से सुसज्जित हैं। आगे हम देखते हैं, प्रेम कहानी में बिछोह का दौर आता है। मधुमालती के पिता गंधर्व सेन को उनके प्रेम की भनक लगती है और वह मधुमालती की शादी कहीं और तय कर देते हैं। मतलब जब मधुमालती के पिता गंधर्व सेन को इस प्रेम का पता चलता है तो वह मधुमालती का विवाह कहीं और तय कर देते हैं। मनोहर को भी उनके पिता सूरजभान, ये सूरजभान लिखा है, युद्ध के लिए बुला लेते हैं। इस प्रकार दोनों प्रेमी अलग हो जाते हैं। तो इधर क्या होगा, जो मनोहर के पिता हैं सूरजभान, वो वापस मतलब मनोहर को बुला लेते हैं युद्ध के लिए। ठीक, आगे हम देखते हैं, मनोहर जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। वह राक्षसों, जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं। तो मनोहर क्या होगा, जंगल में भटकेंगे और काफ़ी सारी कठिनाई उनको आती है। राक्षसों से भी उनका सामना होता है, जंगलों में भटकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं। इस दौरान उन्हें एक तपस्वी मिलता है जो उन्हें योग और आत्मज्ञान की शिक्षा देता है। इस दौरान क्या होगा, उनको एक तपस्वी मिलेंगे, वो उनको योग और आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। इधर जो है मधुमालती भी मनोहर के वियोग में तड़पती है। वह अपने प्रेम की रक्षा के लिए तप और प्रार्थना करती है। उसकी सखी ताराचंदी और अन्य सहायक उसके दुख को कम करने का प्रयास करती हैं। देखो, ताराचंद और ताराचंदी ये दो अलग अलग पात्र हैं, याद रखना। कथा में कई पात्र प्रेमियों के मिलन में सहायता करते हैं। कमाल और ताराचंदी के अलावा एक दूत का संदेश वाहक और एक जोगिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जोगिन मधुमालती को मनोहर के जीवित होने का समाचार देती है और उसे धैर्य रखने की सलाह देती है। जब प्राकृतिक आपदाओं में मनोहर जो है जूझते हैं तो मधुमालती को लगता है शायद मनोहर नहीं रहे, लेकिन क्या होता है, एक जोगिन आकर के उनके जीवित होने का समाचार मधुमालती को देती है। आगे हम देखें, मनोहर अपनी वीरता और बुद्धिमानी से गंधर्व सेन का विश्वास जीत लेते हैं। गंधर्व सेन अपनी पुत्री मधुमालती का विवाह मनोहर से कर देते हैं। दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो क्या होगा, लास्ट में आकर के गंधर्व सेन अपनी पुत्री मधुमालती का विवाह मनोहर के साथ कर देते हैं। प्रतीकात्मकता और सूफी दर्शन, मनोहर मानव आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा की खोज में भटकती है। मधुमालती परमात्मा या ईश्वरीय सौंदर्य का प्रतीक। वियोग और कठिनाइयाँ साधक की आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली बाधाएं हैं। काव्य में प्रेम को श्रृंगार रस का राजा माना गया है जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर व्यंजित होता है। भाषा अवधी बोली में रचित है जिसमें प्रसाद गुण युक्त और सहायता है। रस श्रृंगार की प्रधानता है, इसमें संयोग और वियोग दोनों का चित्रण है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, अपन पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि मधुमालती काव्य की भाषा कैसी है, अवधी बोली में रचित है और इसमें प्रसाद गुण का वर्णन है और श्रृंगार रस का भी इसमें उल्लेख हुआ है। और श्रृंगार रस के दोनों रूप, संयोग और वियोग, दोनों श्रृंगारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं मधुमालती की मूल कथा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए हमने इसको और रिपीट किया है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाएं। क्या होता है, कनेसर नगर के जो राजा होते हैं, कनेसर नगर के राजा सूरजभान, उनका पुत्र होता है मनोहर। तो वो रात में सो रहे होते हैं, तो सोते समय क्या होगा, जो राजकुमार मनोहर है उसको अप्सराएं आती हैं रातों रात, और अप्सराएं रातों रात उस
मनोहर को जो है उठा करके महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुशाली की चित्रसारी में रखाई, मतलब जहाँ मधुमालती थी उसके पास में जाकर के उसको अप्सराएं रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। तो यहाँ ये सो रहे होते हैं तो अचानक से जागेंगे तो एक दूसरे को देखते हैं तो पता लगता है। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। तो मनोहर क्या कहते हैं मधुमालती से कि मेरा अनुराग तुमसे कई वर्षों का है। आगे हम देखते हैं। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर रखाई। मतलब जब वो रात में बातचीत करते करते दोनों सो गए तो अप्सराएं फिर से आती हैं और वापस मनोहर को उसके जगह पर छोड़ आते हैं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। तो क्या होगा, राजकुमार मनोहर जब सपने से जागता है तो जब वो अपने आप को अकेला पाता है तो वो क्या है मधुमालती की खोज में अपने मित्रों के साथ निकल पड़ेगा। लेकिन इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं बारिश वगैरह आती है कि उसके जो भी मित्र थे सारे उस बारिश में बह जाते हैं, बारिश के पानी में, और अकेला मनोहर बचता है। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। तो राजकुमार जो मनोहर होता है वह भी उस बारिश के पानी में बह करके और एक जगह पर जा लगा। वहाँ पर क्या है, एक सुंदर राजकुमारी सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी हुई दिखाई दी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्रविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। याद रखना, मनोहर मधुमालती को ढूंढने आता है, लेकिन उसको जब वह बाढ़ के पानी में बह जाता है तो बहते हुए वो जिस लड़की को देखता है पलंग के यहाँ, वो कौन होती है, प्रेमा होती है। प्रेमा चित्रविश्रामपुर रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री है, जैसे एक राक्षस क्या है उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेम का उद्धार किया। मनोहर क्या करता है, उस राक्षस को मार देता है। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है। तो प्रेमा मधुमालती के बारे में बताती है कि मधुमालती तो मेरी सखी है, मैं उसे तो इसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता चित्रसेन के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता चित्रसेन उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। तो दोस्तों क्या होगा, जब प्रेमा मनोहर को लेकर के अपने पिता के यहाँ जाती है तो प्रेमा का पिता उससे शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। तो प्रेमा बोलती है नहीं, मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। आगे देखते हैं कहानी में। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। तो क्या होगा ना, जब सुबह होती है तो जो उसकी मधुमालती की माता है रूपमंजरी, वो क्या करती है, मधुमालती और मनोहर को एक साथ देख लेती है। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या मधुमालती को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। तो जब देखा तो अचानक से मनोहर गायब हो गया। तो जो है रूपमंजरी जो मधुमालती की माता है वह उसे भला बुरा कहती है और मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए बोलती है। जब मधुमालती मना करती है, नहीं मानती, तब माता रूपमंजरी ने अपनी पुत्री मधुमालती को श्राप दिया, मतलब श्राप दिया कि तू पक्षी हो जा, मतलब पक्षी होने का श्राप दे दिया मधुमालती की माता ने।
जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब मधुमालती की माता रूपमंजरी बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। क्या होता है, जब मधुमालती की माता रूपमंजरी मधुमालती को पक्षी होने का श्राप दे देती है, उसके बाद मतलब मधुमालती पक्षी बन करके उड़ गई, तो इससे उनकी माता को बहुत दुख होता है। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पंछी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। क्या होगा, जब मधुमालती पंछी बनकर उड़ती है, माता के श्राप से पंछी बनकर जब वह उड़ती है, तो उड़ते उड़ते वह ताराचंद नाम के एक राजकुमार के यहाँ पहुँच जाती है। तो ताराचंद जो है जब इस पंछी की सुंदरता को देखता है तो ताराचंद प्रयास करता है कि मैं इस पंछी को पकड़ लूं, लेकिन मधुमालती को भी क्या है, ताराचंद के रूप में मतलब उसको मनोहर से मिलता जुलता रूप दिखता है ताराचंद का, तो वो खुद ब खुद ताराचंद के पास आ जाती है, तो ताराचंद उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम बात करें, ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पंछी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई। मतलब मधुमालती क्या करती है, अपनी सारी प्रेम कहानी मनोहर के बारे में ताराचंद को बता देती है, जिसे सुनकर ताराचंद ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अतः वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचता है। तो जब ताराचंद कहानी सुनता है तो वह मधुमालती को वचन देता है कि वह उसे मनोहर से जरूर मिलाएगा, और वो उसको उस पिंजरे को लेकर के जो है महारस नगर में पहुंचता है। आगे हम देखें, मधुमालती की माता रूपमंजरी अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर से पंछी से क्या हो जाती है, मनुष्य हो जाती है। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। तो क्या होगा, मधुमालती को पिंजरे में लेकर के जब ताराचंद आता है तो उसकी माँ वापस उसे इंसान बना देती हैं, और मधुमालती के माता पिता जो है ताराचंद से ही मधुमालती का विवाह करने का विचार बनाते हैं। पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे उसे मनोहर से मिलवाऊंगा। मधुमालती की माता रूपमंजरी सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी अपनी सहेली प्रेमा को अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के भेष में आ पहुँचे हैं। तो इधर क्या होगा, राजकुमार मनोहर भी योगी के भेष में मतलब जो है यहाँ आ जाते हैं। मधुमालती के पिता विक्रम राय अपनी पत्नी रूपमंजरी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन माने प्रेमा के पिता के नगर में जाते हैं और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। तो याद रखना, यहाँ जो है मधुमालती और मनोहर का जो विवाह है वो किसकी वजह से हुआ था, प्रेमा और ताराचंद की वजह से। तो एक ऐसा प्रेम आख्यान काव्य है हिंदी का जिसमें बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध है। नहीं तो आप अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य हैं वो दूसरी पत्नी के विषय में पढ़ोगे, लेकिन ये जो मधुमालती काव्य है यहाँ बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख नहीं है, मतलब ये अकेला इसका विरोध करता है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। आगे हम देखते हैं, मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि के रूप में रहते हैं। तो क्या होगा, जब शादी हो जाती है इनकी तो मनोहर, मधुमालती और ताराचंद जो है तीनों लोग जो है उसके यहाँ प्रेमा के यहाँ अतिथि के रूप में रहते हैं। एक दिन आखेत से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाते हैं। तो इधर क्या होगा, एक दिन जो है प्रेमा और ताराचंद झूला झूलते हैं और आपस में एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, और मधुमालती और उसकी जो सखी हैं वो ये सब देख लेते हैं। खंडित प्रति, इसके आगे की प्रति खंडित है,
पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी मधुमालती की कथा, और यहाँ से आगे की जो प्रति है वह खंडित है, और यहाँ हमने चित्रों के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके मस्तिष्क में ये कथा लंबे समय तक रहे। थोड़ा आगे और रही है, इसको भी देखते हैं। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायिका और उपनायक की योजना करके कथा को विस्तृत तो किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण भी दिखाया है। तो कवि ने यहाँ क्या है, प्रेमा और ताराचंद के माध्यम से क्या दिखाया है, सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। मंझन द्वारा रचित मधुमालती एक ऐसा प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नी प्रथा का जिक्र नहीं हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मतलब मधुमालती एक ऐसा प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नी प्रथा का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। चित्रों के साथ हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आने वाली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत सारा मटेरियल, एजुकेशन मटेरियल इसी चैनल पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।